नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। यह टॉप 300 सीरीज़ का हिस्सा है। ठीक है, दो बातें बेसिक। पहली बात यह है कि जब आप मध्यकाल पढ़ते हैं तो मध्यकाल में 1206 से लेकर के 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत के तहत काउंट किया जाता है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सारी कहानी इसी के दौरान देखेंगे, आगे पीछे नहीं। कालखंड दिमाग में रखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ खिचड़ी बन जाती है। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया और एक वंश में कई शासकों ने शासन किया। तो इनमें जो महत्वपूर्ण शासक थे हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश से। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से अपने आप में बन सकता है। देखिए, मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, एक एक फैक्ट को लेके कभी कभी कह देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जो फैक्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि अकेले एक क्वेश्चन के रूप में आए, किसी और चीज़ के साथ वो आ सकता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो गुलाम वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात सिर्फ ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, यही हमारे काम की बात है। ठीक है, बाकी ये जो बातें लिखी हुई हैं इनमें वही हमें खोजना है। यहाँ क्या लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 के बीच में इसने शासन किया। ठीक है, यह तुर्क था। इसे पहले अजीज़ कूफ़ी ने ख़रीदा था, ये ग़ुलाम था पहले। अब इस अजीज़ कूफ़ी को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको ख़रीद लिया। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का ये सबसे भरोसेमंद ग़ुलाम था और इसीलिए इसको जो है उत्तराधिकारी भी बनाया गया। बाद में उत्तर भारत का जो विजित क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र था, वो इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में कौन सी बातें जानने लायक हैं। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ऐबक ने युद्ध आदि का सामना अपनी वैवाहिक नीति से किया। इसने गोरी के अन्य मुख्य अधिकारी एल्दौज की पुत्री से विवाह किया। अपनी बहन का विवाह सिंध के प्रभावी अधिकारी कुबाचा से किया और अपनी पुत्री का विवाह तुर्कदास अधिकारी इल्तुतमिश से किया। एक बात, जैसा कि यहाँ ऊपर ही लिखा है कि इसने वैवाहिक नीति का मतलब इस्तेमाल किया अपने शासन को मजबूत बनाने में, बढ़ाने में। इन नामों से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है इल्तुतमिश। क्या लिखा है कि अपनी पुत्री का विवाह इससे किया। एक सेंटेंस के रूप में या किसी भी रूप में ये बात आपके सामने आ सकती है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। वो इसका दामाद था, इसीलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका दामाद था इसलिए नहीं, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, इसने न कभी अपने नाम का सिक्का चलाया और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की। ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है पीसीएस एग्ज़ाम में। एक बात बताऊं मैं, देखिए यूपीएससी भी जब मिडवल एरा से क्वेश्चन पूछती है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, तो फैक्ट ज़्यादा पूछती है। ठीक है ना, किसी शासक के बारे में, उसकी नीति के बारे में जो तथ्य हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए एक एक लाइन में जो बातें बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनको दिमाग में रखते चले जाइए। ठीक है ना, और पीडीएफ नोट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, बार बार उसे रिवाइज करते रहिए। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देखिए ध्यान से, इसने लाहौर से ही शासन का संचालन किया और लाहौर को ही राज्य की राजधानी बनाया। ऐसे पूछा जाता है कि किस शासक ने कहाँ से अपना शासन चलाया, यानी कि किसको राजधानी बना के शासन चलाया। इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया था, उसको नष्ट किया था और इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आप बख्तियार खिलजी को यहाँ इसके साथ जोड़ के रखिएगा, ऐबक के साथ, सेनापति था इसका। आगे बढ़ते हैं। 1210 में ये खेल रहा था पोलो, चौगान बोलते हैं जिसको। घोड़े से गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से आराम शाह लगभग 1 साल के लिए गद्दी पे बैठा, कहानी ख़त्म हो गई थी इसकी। इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने का एक नेचर ये भी है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा। एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये बन सकता है कि किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कभी कभी जैसे मुझे याद आ रहा है कि यूपीएससी ने भी ऐसे पूछा है, यूपी पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न आए हैं।
ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया या इसके अलावा फिर कोई और इमारत बनाई गई, कुछ और बनाया गया और उसको कह दिया गया कि अरेंज करिए, कौन सी बात कब पहले हुई थी, मतलब कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी इमारत पहले बनी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप टाइम पीरियड को ध्यान में रखेंगे, शासकों को क्रम में रख करके याद करेंगे। ठीक है, तो 2.5 दिन के झोपड़े में क्या बात है कि अजमेर में यह है संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको तोड़ के उसकी जगह पे ऐबक ने इसे बनवाया था। कुतुब मीनार से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, इसके अलग अलग विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ट्रिकी जो फैक्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुब मीनार की। ठीक है, और कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने। आगे बढ़िए, कुछ समय के बाद ऊपरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसकी मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और भूकंप के बाद इसकी कुछ मरम्मत जो है सिकंदर लोदी ने कराई। ये सब दिल्ली सल्तनत के ही शासक हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ है, कुतुब मीनार पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो नाम है एक सूफ़ी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार बनाया गया है। ठीक है, कई लोग कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम है ना, तो उससे जोड़ के देखते हैं तो वो गलत है, समझ रहे हैं ना, मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे इस आधार पे बिना पढ़े तो वही सही समझ में आएगा, लेकिन वो है नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी ज़्यादा फेमस है ये नाम इतना, तो इनके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। अच्छा, एक और मस्जिद बनवाया था इसने, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में 1206 में इसका निर्माण करवाया था, और यह मस्जिद जैन वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनी। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से संबंधित कौन कौन से तथ्य हमें ध्यान रखने हैं, यहाँ देखिए। पहली बात कि इसका शासनकाल आप ध्यान में रखेंगे 1211 से लेकर के 1236 तक। यह इल्बारी तुर्क था, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और इस पर प्रश्न बने हैं, ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने मतलब सल्तनत काल में पहला शासक है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ओके, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। आगे देखिए, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और इसे सुल्तान बनते ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था, कुबाचा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का भय था। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं आते। इन सबको दूर करने के लिए इसने कई कदम उठाए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली में अमीरों का दमन किया इसने। ठीक है, आगे देखिए, यलदौज मुख्य विरोधी था, तराई के मैदान में इसका दमन कर दिया, बंगाल में विद्रोहियों का दमन कर दिया, और कुबाचा के लिए इल्तुतमिश ने 2 तरफ से आक्रमण किया, भागते समय नदी में डूब गए, वो मर गया। ठीक है तो ये बेसिक बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मेन फैक्टर ये है, क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो 40 अमीरों के दल का गठन किया था इसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के काल में 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और यूपीएससी के लिहाज से भी, पीसीएस के लिहाज से भी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये 40 जो अमीर थे जिसको चहलगानी कहा जाता था ये, और एकता व्यवस्था, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो इसका गठन किया, 40 तुर्क अमीर और गुलामों का दल बनाया गया जो योग्य और विश्वसनीय थे। इसे चालीसा दल या तुर्के चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, तुर्के चहलगानी, तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता था। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पे देखिए ज़रा, खलीफा का प्रमाण पत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1229 में बगदाद में खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आज़म की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जिससे अब वह सही मायने में इस्लामिक जनता का सुल्तान बन गया। ऐसा करने वाला दिल्ली का वो पहला सुल्तान था। देखिए, बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने खलीफा को अपना सर्वोच्च माना, उसको खलीफा को आगे रखते हुए शासन चलाया। बहुत सारे सुल्तानों ने कहा, शासकों ने कहा कि हम खलीफा की शक्ति को नहीं मानते, हम खुद राजा हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको खलीफा ने मान्यता दी थी, तो ये बात पूछी जाती है। इसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको पता होना चाहिए कि रजिया किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ
फैक्ट्स यहाँ भी हैं। इल्तुतमिश सिल्वर कॉइन्स के बारे में आप जानेंगे। यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए तथा इस युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, चांदी का टांका और तांबे का जीतल। ये टांका और जीतल से पहले भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश एक सफल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। इसका अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत हुआ, फिर भी यह अच्छा प्रशासक था। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक शुरुआत करने वाला यही था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साहित्य में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके दरबार में ना एक इतिहासकार थे बहुत ही फेमस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश के, जिसने तबकाते नासरी नामक रचना की थी। इस पर क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में भी, और मेरा ख्याल है शायद यूपीएससी ने पूछा कि नहीं, लेकिन पीसीएस में पक्का, यूपी पीसीएस में इस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है ये वाला। देखिए, सल्तनत काल में, मुग़ल काल में ऐसे कई पक्ष हैं जिनको आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं, और यहाँ तो सामान्य तौर पे शासकों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मकबरा कहाँ है? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, असाधारण वास्तुकला का ये उदाहरण है। दिल्ली में इसका मकबरा है, इसमें छत नहीं है। अब हम बात करेंगे इक्ता व्यवस्था की, जो कि इल्तुतमिश के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, सबसे बड़ी निशानी कह सकते हैं, या सब छोड़ दीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है। दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना संभव नहीं था। देखिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अतः इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, विभक्त कर दिया। इन भागों को ही इक्ता कहा गया। बात समझ में आ गई? पूछा जा सकता है कि इक्ता किसे कहा जाता था, एक बेसिक सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तथा इन क्षेत्रों पर शासन करने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा गया। ओके, सिंपल भाषा में कहें तो बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया और वहाँ कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया गया, वो वहाँ शासन चलाते थे। ठीक है, जो छोटे छोटे भाग थे उनको इक्ता कहा गया, जो व्यक्ति वहाँ शासन देख रहा है उसको इक्तेदार कहा गया। ओके, अब देखिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं पीछे इसको ले आके चलता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, वास्तव में तो इल्तुतमिश ने ही इसको स्थापित किया अच्छे से, लेकिन देखेंगे इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस में, ईरान में हुई थी। ठीक है, पश्चिमी एशिया में बहुत पहले। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी, हरियाणा में, हरियाणा का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया था। ठीक है, ये पहला इक्ता था। यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पहले ही भारत से बाहर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये सिंपल सी बात है। ओके, आगे देखिए। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता मिला था। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी द्वारा उच्छ में, एक जगह थी, सिंध का क्षेत्र है, ये इक्ता के रूप में नसीरुद्दीन कुबाचा को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। अब जो इक्तदार होते थे, ध्यान से देखिए, जिन व्यक्तियों को इक्ता दिया जाता था, बेसिकली उनका काम क्या था? पहले तो लगान वसूल करिए, ठीक है, और सैनिक व्यवस्था भी करना उनका काम था। इसके अलावा शांति स्थापित करिए अपने क्षेत्र में। इस तरह के काम इक्तेदार करते थे। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने इक्तेदारी पे इसी तरह के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकाल कर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। कौन? इक्तेदार। इस शेष जो रकम है इसको कहते हैं फवाजिल। फवाजिल पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फवाजिल क्या था।
इक़्तिदार जो था, जो भी वहाँ से राजस्व उसको मिल रहा है, वो देख रहा है कि मेरा कितना प्रशासनिक खर्च है, मेरा इतना वेतन तय है, वो सब कुछ लेने के बाद जो बच गया, जो शेष राशि बच गई, वो जो राजा है, असली राजा है प्रदेश का, उसको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इल्तुतमिश है, ठीक है, तो उस धनराशि को क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। ओके, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इक़्तिदार अपनी एकता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अपने नाम से शासन नहीं करता था कि हम यहाँ के राजा हैं, और उसका पद वंशानुगत नहीं था। ये सेंटेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इक़्तिदार ऐसा नहीं था कि अभी हैं तो उनके जो पुत्र होंगे वो इक़्तिदार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तथा इक़्तिदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो अपने हिसाब से अपने नाम से सिक्के चलाए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आप कह सकते हैं इस टॉपिक का बेसिक, या यूँ कह सकते हैं कि इस टॉपिक के छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक़्तिदार का पद हस्तांतरणीय होता था, मतलब एक से लेकर के दूसरे को दिया जा सकता था। जब वंशानुगत नहीं है तो जाहिर सी बात है, ठीक है। समय समय पर सुल्तान इक़्तिदारों का स्थानांतरण करता था। यहाँ पर इक़्तिदार पर सुल्तान का अधिकार झलक रहा है। इस प्रकार राजपूत कालीन सामंती पद्धति में सुल्तान का अपने इक़्तिदारों पर अधिक नियंत्रण था। सामंती व्यवस्था में कभी कभी सामंत बड़े मजबूत हो जाते थे, अपना शासन चलाने लगते थे, लेकिन इक़्तिदारी व्यवस्था में जो सुल्तान है उसकी पकड़ है इक़्तिदारों पे, ये दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक तथ्य है, बढ़िया है। फिरोज शाह तुगलक ने इक़्तिदार का पद वंशानुगत कर दिया था। अब मान लीजिए कि इस चीज़ को आपने नहीं पढ़ा है और आगे कहीं प्रश्न बनता है कि ये वंशानुगत भी था, आगे कर दिया गया था, तो गड़बड़ हो सकता है। मोटे तौर पे आप बात करेंगे जब इल्तुतमिश का शासनकाल था, वहाँ से लेके कुछ समय आगे तक भी, ठीक है, तो इक़्तिदारों का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। आगे चल के तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ने इसको वंशानुगत किया था। ओके, चलिए अब एक छोटी सी कहानी रजिया सुल्तान के बारे में है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1236 से लेकर 1240 के बीच में इनका शासनकाल है। देखिए ज़रा कहानी क्या है, प्यार से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लगभग 30 सालों तक शासन अस्त व्यस्त रहा। रजिया सुल्तान को अमीरों ने गद्दी पर बैठने नहीं दिया। उसकी जगह अयोग्य पुत्र क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया। ये वही लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वही अमीर हैं जिनको इल्तुतमिश ने वो एक बनाया था ना, तुर्कान चहलगामी, यही अमीर हैं। इनका हस्तक्षेप होने लगा था शासन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको बिठा दिया। और इसके ऊपर उसकी माँ का नियंत्रण था, तुर्कान का, ठीक है, जो एक तुर्क दासी थी पहले। इसने अराजकता फैला दी, जिसका फ़ायदा उठाकर रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली जनता के सामने इंसाफ मांगा, ठीक है। इस तरह की कहानी है, सोचिए, कल्पना करिए। जनता ने रजिया का समर्थन किया तथा विद्रोह कर रजिया को सुल्तान बनाया। यह पहला मौका था जब जनता ने उत्तराधिकार के मामले में फैसला लिया था। सबसे पहले रजिया ने विद्रोहियों का दमन किया। इसने पर्दा त्याग दिया, ठीक है, पुरुषों की भांति इसने कपड़े पहने। कुबा बोला जाता था कोट को, और कुलाह टोपी को। अभी भी उत्तर भारत में जाड़े के समय में कुलही बोलते हैं, एक शब्द है, वो टोपी है। फिलहाल उस तरह का नहीं, ये अलग टोपी थी। ये पहनकर जनता के सामने जाने लगी। इसने इक्ता और अक्ता में फेरबदल किया। उसने एक दास को अमीर याखुर बना दिया। इसके बारे में जब आप किताब पढ़ेंगे तो एक तरह की अलग स्टोरी टाइप की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। इससे खफा होकर, नाराज होकर, एक अमीर था अल्तुनिया, इसने विद्रोह कर दिया। अमीर वर्ग उसके साथ आ गया, मतलब अल्तुनिया का साथ देने लगा। इस विद्रोह से निपटने के लिए रजिया को अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी। और ऐसा माना जाता है कि रजिया जब वापस राजधानी जा रही थी तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। रजिया एक अच्छी शासिका थी, उसने कभी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। उसकी गलती यह थी कि वो एक महिला थी, गलती नहीं थी, ये मतलब इतिहासकार कुछ गलत ही लिख देते हैं। उसकी गलती क्या थी भाई, महिला थी तो थी, ये गलत सोच थी उस समाज की, उस समय की, जिसकी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ा। अदरवाइज शासिका वो अच्छी थी, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। ज़्यादा यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में
मतलब ऐसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि एकमात्र जो है महिला शासिका कौन थी, या भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। इस तरह के सेंटेंस जब पूछे जाते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन एक और शासक आया, गयासुद्दीन बलबन। बलबन 1266 से 1286। इसके बारे में क्या देखने लायक, देखिए। यह इलबारी तुर्क था। इसे मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था। यह दूरदर्शिता और योग्यता की वजह से इल्तुतमिश के 40 दलों में शामिल हुआ था। इसका मतलब यह है, देखिए इसमें कहानी कैसे ट्विस्ट लेगी। 40 दल जो बनाए थे इल्तुतमिश ने, उसमें शामिल था बलबन, और आगे चल के उस दल के सारे लोगों को मरवा दिया। बड़ा खतरनाक था ये, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अभी आगे। तो ये तुर्कान चहलगामी में शामिल था पहले। ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या ये भी पहले अमीर वर्ग में शामिल था उसमें, तो जी हाँ बिल्कुल। और इसने एक प्रथा जैसी बनाई थी, सिजदा एक चलाया था, और एक पैबोस, यहाँ पैबोस शायद नहीं लिखा है लेकिन उसका मतलब लिखा है। सिजदा यानी कि दंडवत होना, लेट करके प्रणाम करना, और कदम चूमना, पैबोस जिसको बोलते हैं, ये एक नियम लागू कर दिया था, ठीक है, अपने दरबार में। बलबन ने 40 दल की समाप्ति कर दी और अमीरों की शक्ति को ख़त्म कर दिया। क्या लिखा है, कुचलने के लिए, छोटे छोटे अपराधों के लिए बहुत बड़े बड़े दंड दिए, इनफैक्ट सबको मरवा ही दिया, ठीक है। अब इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसने विद्रोहियों का दमन कठोरतापूर्वक किया तथा उलेमाओं को राजनीति से अलग किया, क्योंकि इनका अच्छा खासा दबाव था। समझ रहे हैं ना। अभी इल्तुतमिश को देखिए अब कहाँ से उसने अपना एक तरह से सर्टिफिकेट लिया था। ओके, तो उलेमा वर्ग जो धार्मिक वर्ग था उनको इसने शासन से किनारे किया। इसने इस बात का समर्थन किया कि राजा दैवी अधिकार का होता है, मतलब राजा को सीधे भगवान से, अल्लाह से शक्ति मिलती है, तथा बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल, ठीक है। 40 जो सरदारों का दल था उसको भी ख़त्म किया, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जिले इलाही की उपाधि धारण की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि एक राजा जो है वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर ने उसे शासन करने के लिए भेजा है, उसकी शक्तियों पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इस तरह की बात है। बलबन ने अपनी निरंकुशता बनाए रखने के लिए सेना का सही संगठन किया, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें अधिकांश बूढ़े सैनिकों को हटा दिया गया और सेना का सुदृढ़ीकरण किया गया, मतलब मजबूत किया, सिस्टमेटिक किया। और ये देखिए दीवाने आरिज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दीवाने आरिज नामक व्यवस्थित सैन्य विभाग की स्थापना की। पूछा जाता है कि दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, या फिर मिलान करने में पूछा जाता है कि दीवाने आरिज का मिलान आप किससे करेंगे, सैन्य विभाग था, ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया था। बलबन की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में गुप्तचर विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा। इस विभाग का नाम बरीदे मुमालिक था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी भी खूब पूछती है, कभी कभी सीधा सीधा कि ये बरीदे मुमालिक क्या था, और कभी कभी मिलान करने के लिए पीसीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो अधिकारी होता था इस विभाग का, उसको बरीद कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर और गैर पक्षपातपूर्ण थी, ठीक है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता था। इसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त और लौह की नीति थी, जिसमें विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी और उसकी स्त्री बच्चों को दास बना लिया जाता। सीधी सी बात थी कि या तो मेरे शरण में आ जाओ, या तो हमारे अनुसार रहो, या फिर जाओ, फिर काम ख़त्म। अच्छा, 1286 में इसकी मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के 3 सालों के अंदर ये सारी व्यवस्था, पद प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इसके बाद खिलजी वंश में हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बलबन के बाद उस वंश में कोई और नहीं आया, एक दो और आए हैं, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। खिलजी वंश की बात करेंगे, और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, यहाँ से फिर आ सकते हैं, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने फिल्मों में जो देखा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो यहाँ पे है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक अलग ही दुनिया है, अलग तरह के तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा। 1296 से 1316 के बीच में इसका शासनकाल था। आगे बढ़िए। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का, तथा अलाउद्दीन के पिता के मृत्यु के बाद
जलालुद्दीन ने पालन पोषण किया था और अपना दामाद भी बनाया था इसे। ये फिल्म में दिखाया गया है, पद्मावत मूवी आपने देखा होगा, ठीक है। तथा कड़ा मानिकपुर की जागीर भी अलाउद्दीन को दी थी, पर इसने, यहाँ लिखा है, एहसान फरामोशी कर जलालुद्दीन को मार दिया और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये, कि किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके सुधार, इसके कुछ काम, प्रशासनिक काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अलाउद्दीन दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। समझ रहे हैं? अलाउद्दीन निरंकुशता पर विश्वास करता था और अपने विरोधियों का निर्ममता पूर्वक दमन करता था। उसने, ध्यान दीजिएगा, उसने एक मंत्रिपरिषद भी गठित की थी जो सिर्फ सुल्तान की आज्ञा का पालन करती थी। एक कमाल की मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन के काल में दंड विधान बहुत कठोर थे। संदेह होने पर सहयोगियों को भी सीधा मृत्युदंड दे दिया जाता था। समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो शासक है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है, सर्वोच्च न्यायिक शक्ति उसी में निहित थी, यानी कि मतलब देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा जज वही है। ओके, आगे सैन्य सुधारों से क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार क्वेश्चंस बने हैं ये बहुत। इसके दो ही सुधार तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सैन्य सुधार वाला और बाजार व्यवस्था, उसमें हम पढ़ेंगे आगे अभी। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, ना कि वंश के आधार पर, ठीक है। और सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था कि बताइए ये कैसा है, काला है, गोरा है, कान कटी हुई है, नाक टेढ़ा है, क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें। एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, इसकी शुरुआत क्यों की गई होगी, एक मैंने पढ़ा था कहीं कि कभी कभी ऐसा होता था कि लोग जाते नहीं थे सेना में, ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था तो किसी और को भेज दिया जाता था कि भाई चले जाओ तुम ही। तो हुलिया लिखना बड़ा ज़रूरी था, और इसलिए भी कहीं दुश्मन पक्ष का कोई व्यक्ति सेना में न शामिल हो जाए भेष बदल के, तो वो जांच कैसे होगी कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, ये नाम है, तो ज़रा देखें कि ये सब निशानी तुम्हारे शरीर पर कहीं चोट का, कहीं कुछ इस तरह से है कि नहीं, तो पूरा हुलिया लिखा जाता था, ठीक है। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से इसने शुरुआत की थी। आगे, अलाउद्दीन से पूर्व सैनिकों को जागीर दी जाती थी, अलाउद्दीन ने इसको समाप्त कर दिया। अब जागीर नहीं मिलेगी, राजकोष से वेतन दिया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। पहले जागीर के तौर पे ज़मीन दे दिया गया, इस तरह की चीज़ें, लेकिन अब सीधा वेतन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। घोड़ा रखने वाले सैनिकों को एक अस्पा तथा दो, मतलब एक घोड़ा रखने वाले को, ठीक है, तथा दो घोड़ा रखने वाले सैनिकों को दो अस्पा कहा जाता था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है ये जहांगीर ने शुरू किया था, इसके साथ मिक्स नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ों पे एक तरह से मुहर जैसा दाग के, मुहर ही तो हो गया, दाग दिया, उस वहाँ का चमड़ा जल गया तो निशान बन गया कि हमारा घोड़ा है, ठीक है। दागने की प्रथा प्रारंभ की ताकि घोड़े बदले न जाएं। ओके, और इसके अतिरिक्त इसने गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत किया था। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। कौन से सुधार? आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन का मानना था कि अधिक धन इकट्ठा करने के बाद लोगों में विद्रोह की भावना पनपती है। ज़्यादा पैसा हो जाएगा, अमीर हो जाएंगे तो फिर विद्रोह कर देंगे। इसलिए उसने व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरों की जब्ती की और अमीरों पर अंकुश लगाया तथा राज्य की भूमि पर राज्य का नियंत्रण करने में सफल रहा। ठीक है, आगे बढ़िए। अलाउद्दीन ने करों में भी बड़ी वृद्धि कर दी थी। हिंदुओं में फसल का कर का 50% लिया जाता था टैक्स के रूप में, मुसलमानों से 25% लिया जाता था। अलाउद्दीन ने गैर मुसलमानों पर अन्य 4 कर लगा रखे थे। ठीक है, यहाँ देखिए, जजिया, खराज, भूमि कर, चरी कर यानी कि चरागाह कर और गृह कर, ठीक है, घर का जो कर है ये लगाया जाता था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़िए। हिंदू पदाधिकारियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी थी इसने। ओके, और पुराने समय में चौधरी भूमि वसूल करते थे।
ठीक है, जो हिंदू थे, इनके विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। ये इसके समय में हुआ। भूमि की माप की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण भूमि की माप करवाना था, और ये है वो कीवर्ड जिसे मसाहत कहा जाता था। कुछ कीवर्ड्स अपने आप में बहुत कुछ समेटे रहते हैं। मसाहत आप याद रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और वास्तविक उपज क्या है राज्य की। ठीक है ना। ज़रा बाजार में चलते हैं। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन ने ज़रूरी जीवन की वस्तुओं के मूल्य को मांग और पूर्ति के अनुसार घटने बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, सुल्तान ने आवश्यक चीज़ों का मूल्य बहुत कम कर दिया था, तो ये बाजार को नियंत्रित करना चाहता था। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी यहाँ पे। समान वितरण के लिए भी विभिन्न प्रकार की बाज़ारों की व्यवस्था की गई। सराय अदल, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहाँ पर वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। पूछा जा सकता है कि सराय अदल क्या था, वहाँ पे किस तरह की चीज़ों का व्यापार होता था। तो वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। यहाँ देखिएगा, अनाज की मंडी के प्रत्येक मोहल्ले में, एक मिनट, अनाज की मंडी नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की गई। मुस्लिम व्यापारियों को माल खरीदने के लिए विशेष लाइसेंस मिले थे। और शासकीय भंडारण व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है, अलाउद्दीन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। अरे वही जो अभी उसके तहत हमें अनाज मिलता है ना, इसी तरह की बात है कि सबको जो है कम से कम बेसिक चीज़ें, बेसिक अनाज मिले। ठीक है, तो पीडीएस सिस्टम का जनक कहा जाता है। इस बात को समझा जाता था कि क्या, इस बात को समझता था कि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम नहीं होती हैं। ठीक है, कम कीमत पर नहीं बिकती, इसके लिए भंडारण करना भी ज़रूरी होता है। मतलब सिर्फ इतना कह दो कि ये भाई ये 1 रुपये में बिकेगा, इससे थोड़ी नियंत्रण होगा। आपके पास कुछ स्टॉक भी होना चाहिए। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए तो उसकी सप्लाई आप करके मैनेज कर सकें। ओके, तो उसने क्या किया, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनवाए। और ऐसे प्रमाण भी हैं जिससे पता चलता है कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी लागू की थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सदर ए रियासत। सदर रियासत होता था जिसकी नियुक्ति सुल्तान खुद करता था, और इसके अधीन 3 और अधिकारी होते थे। ये रही बात किसके बारे में। 1 मिनट रुकिए, पहले एक काम कर लें। हाँ चलिए, तो हम कहाँ थे? हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। अब बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं यहाँ पे। देखिए ज़रा शुरुआत कहाँ से होती है। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी और इस वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक 2 चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिखी हैं, हालांकि आगे मिल जाती। तुगलक वंश के किस शासक को रक्त का प्यासा, नहीं ये तो यहीं पर रहेगा, रक्त पिपासु कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। एक फैक्ट है, पूछा जाता है यहाँ से। और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके दोनों में से जो नाम आपको ठीक लगे कर लीजिए, हालांकि दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक महत्वपूर्ण शासक तुगलक वंश का, 1320 से 1325। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ से पूछा जाता है कि गाजी मलिक, कभी कभी ऑप्शन में ना आपको गाजी मलिक मिल जाएगा कि तुगलक वंश का शासक स्थापक कौन था, संस्थापक गाजी मलिक था। ठीक है, और इसका एक नाम तो है गयासुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। इसके पिता किराना तुर्क थे और कराना तुर्क थे, और इस वंश को कराना तुर्क के वंश के नाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट ये है कि इस वंश को अगर कराना तुर्क कहा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ समझिए एक छोटी सी बात, यहाँ पे एक साधारण सी लाइन लिखी है। गयासुद्दीन तुगलक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता बलबन के काल में दास था और माता एक सामान्य महिला महिला थी। इसने अपनी योग्यता से कुछ ही समय में अलाउद्दीन खिलजी के काल में राज्यपाल का पद पा लिया था। ये बेसिक बात है। ठीक है, अच्छा, मंगोलों को पराजित करने के कारण
मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम जो है गाजी कब पड़ा, ठीक है। तो ये मंगोलों को इसने पराजित किया था। 1320 में यह गद्दी पर बैठा और दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान बना जिसने गाजी यानी काफिरों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की, ठीक है। इसका मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। अच्छा, हिंदुओं के प्रति यह बहुत कठोर था। उसने हिंदुओं को धनवान नहीं होने दिया, कृषि भी नहीं छोड़ने दी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु हो गई थी कब? बंगाल अभियान में। बंगाल अभियान 1325 से वापस लौटते समय दिल्ली के पास उसके बेटे ने स्वागत के लिए एक महल बनवाया था लकड़ी का, और वो गिर गया, वो उसी में दब के मर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मंडप गिर गया, उसके नीचे गयासुद्दीन तुगलक राजकुमार एक था, वो भी मर गया। यह भी कहा जाता है कि उसके पुत्र जौना खां राजगद्दी के लिए उसने मार डाला उसको। एक और कहानी है, देखिए सूफी संत थे औलिया, ठीक है। तो ये है कि औलिया को ये पसंद नहीं करता था, और आते समय इसने कहा था कि मैं आ रहा हूँ राजधानी में, और मेरे आने से पहले ये मतलब उसे बाहर चले जाए। यहाँ कहीं लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। मेरे आने से पहले दिल्ली से बाहर चले जाएं। पर इस पर निज़ामुद्दीन ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली आने से पहले ही गयासुद्दीन मर गया। तो लोग कहते हैं कि इनका असर था, इन्होंने मतलब इन क्या कह सकते हैं, इनका शाप कह सकते हैं, चलो ठीक है, जो भी है। तो इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए सुधार। अब इस पे बात करेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति जो है इसने सही की। इसने अलाउद्दीन की कठोरता की नीति को थोड़ा हल्का कर दिया। अब यहाँ देखिए, किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था, तथा इसके अतिरिक्त एक साल में इकता राजस्व में 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती थी। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मान लेते हैं कि सैलरी है, नॉर्मली क्या होता है कि हर साल 10%, 5% इस तरह से बढ़ता है ना। तो इसमें ये कहा कि भाई हर साल जो इकता लेते हैं ना, इकतदार जो वसूल करते हैं, उसमें एक साल में 10% से या 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंपल समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ इस भाषा में आप समझिए 1/10 से लेकर के 1/11% से अधिक नहीं हो सकता था। इस तरह की व्यवस्था इसने की थी। आगे समझिए इसको। अकाल के समय भूमि कर नहीं लिया जाता था। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि बहुत सारे शासकों ने इतनी कठोर नीति अपनाई थी कि अकाल होता था तब भी आपको कर देना पड़ेगा किसानों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कर वसूली में मध्यस्थों को इसने हटा दिया बीच से। उसने सैन्य संगठन में दाग, ठीक है, और हुलिया, सैनिक को चेहरा की पद्धति, जो सैनिक थे ना, चेहरा लिखा जाता था उनका, मैंने अभी बताया आपको, इसको व्यवस्थित रूप से शुरू किया फिर से। मतलब दागने वाली व्यवस्था और हुलिया लिखने वाली व्यवस्था, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक किया। आगे बढ़ें। पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, नए पुलों का निर्माण करवाया। ये सिंपल सी बातें हैं। एक मिनट। हाँ, और शराब की बिक्री और उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा वो शासक था जिसने डाक की व्यवस्था बहुत अच्छी की थी? वो यही व्यक्ति है, गयासुद्दीन तुगलक। सॉरी, हाँ। तो ये चीज़ हो गई। और इसका मुखिया जो था वो बरीदे मुमालिक होता था। डाक व्यवस्था का मुखिया बरीदे मुमालिक होता था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जौना खां की, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा माना जाता है, ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है, कि पिता के मृत्यु के बाद 40 दिन तक उसने शोक मनाया। 40 दिन बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी थी, और इब्न बतूता के यात्रा की कहानियों से कई जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है जी। चलो, एक चीज़ और है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में चीन भेजा था। ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके काल में, ठीक है, किसके शासन काल में था भारत में? दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यही है व्यक्ति, वो मोहम्मद बिन तुगलक।
इब्न बतूता की एक किताब है और वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल रहला, रहेला भी लिखा जाता है, रहला भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था। खुसरो शाह के कार्यकाल में वह घोड़े का मुख्य पदाधिकारी था और गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी बनने के बाद इसने उलुग खां की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? उलुग खां की। अब जरा इसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी बनाया और इसी पे इसकी ज़्यादा किरकिरी होती है, हालांकि उसकी अपनी स्ट्रेटजी थी। तो क्या हुआ कि देवगिरी वहाँ राजधानी बना दिया और उसका नाम बदल के कर दिया दौलताबाद, साउथ की तरफ ले गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा था? कुतबाबाद रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये योजना जो है बेसिकली फेल हो गई, क्योंकि उस समय दिल्ली से दौलताबाद जाने की मतलब इसने आज्ञा दी और वहाँ पर किसी का मन नहीं लगा। बेसिकली संसाधन, खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, काफ़ी समस्याएं हो गई। ठीक है, और काफ़ी कष्ट भी होने लगा, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे इसी चक्कर में। बाद में इसने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, तो दिल्ली आ गए। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? यही व्यक्ति है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा का मतलब प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा सिंपल सी चीज़ है भाई, एक कागज़ है जिस पे 10 रुपया लिखा है और उसके हम मान लेते हैं कि 10 रुपये की वैल्यू का है, अदरवाइज़ तो उसकी अपने आप में क्या वैल्यू है? कागज़ है। ठीक है, खैर उसमें नहीं जाते। तो सांकेतिक मुद्रा जारी की। पहले सोने या चांदी की मुद्रा चलती थी, किंतु अब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, जिसको टोकन करेंसी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब लागू किया था इसको? 1330 में लागू किया था। ये प्रश्न बनता है और नॉर्मली ये तो वही बात मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, यह योजना भी असफल साबित हुई, क्योंकि जो भी सिक्के बनाए जाते थे वहाँ आसानी से कोई और भी बना लेता था, जिससे नकली मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में सांकेतिक मुद्रा को लेकर के विश्वास पैदा नहीं कर पाया ये। अब कोई किसी को आप दे रहे हैं, एक टोकन जैसा कुछ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 10 रुपये का, वो कैसे मानेगा? उसके लिए कुछ तो आप भरोसा दिलाएं। हमारी नोट पर लिखा रहता है कि आरबीआई गवर्नर वादा कर रहे हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी नोट है ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ना विश्वास नहीं पैदा किया जनता में इसने, तो लोगों ने इसको उस तरह से अपनाया भी नहीं। दिल्ली के सुल्तानों में यह अकेला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। ये अपने आप में एक फैक्ट है, इम्पोर्टेंट बात है। इस समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए इसके काल में, और ये संस्कृत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था जो धार्मिक दृष्टि से उदार भी था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आती है फिरोज शाह तुगलक तक। अब देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए। पहली बात यह कि 1351 से 1388 के बीच में यह व्यक्ति शासक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक की माता एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। इसको राजधानी से दूर अमीरों और उलेमाओं ने एक मत से सुल्तान घोषित किया। ठीक है, ये काफ़ी मानता था उलेमाओं को। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि अक्सर ये ना सिंहासन पे नहीं बैठता था, अफ़गान जो उलेमा थे उनके साथ भी बैठता था। ठीक है, इस तरह की बातें आप पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व और ग्रामीण व्यवस्था में कई सारे सुधार किए। अकाल के समय पूर्व सुल्तान जो ऋण लिए गए थे उसने उन्हें माफ़ कर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पदाधिकारियों के वेतन में इसने वृद्धि भी की थी। इसने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को सही किया। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, पहले ये होता था कि हिंदुओं पर जजिया कर लगता था, लेकिन हिंदुओं में भी कुछ लोगों को छूट थी, जैसे ब्राह्मणों को छूट थी, तो इसने उन पर भी जजिया कर लगाया। और 4 कर थे इसके शासनकाल में। यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक होता है खराज, जिसका मतलब है भूमि कर। एक ज़कात होता है, दान। और खुम्स लिखा है,
युद्ध और जजिया। ठीक है। एक अन्य कर सिंचाई कर था जिसका नाम था हक ए शर्ब। ये हक ए शर्ब कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह ने सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी काम करवाया था और सिंचाई साधनों को सुदृढ़ किया। इसके द्वारा बनाई गई ये लहरों में नहीं नहरों में, ठीक है, उलुग खानी और राजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह ने 1200 फलों के बाग लगवाए और 36 शाही कारखाने लगवाए जिनसे विलासिता की और आवश्यक वस्तुएं राज परिवार को मिलती रहें। अब देखिए, फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसका नाम क्या है? फुतुहात फिरोज शाही। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने किसानों पर लगे तकावी ऋण को माफ़ कर दिया। ये तकावी ऋण के आप इसको मेरे ख्याल से मिलान वाले में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। इसने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। दासों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। यहाँ दीवाने बंदगन लिखा है, बंदगान बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। फिरोज शाह ने अधा और बिख नामक 2 सिक्के चलवाए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अधा और बिख इस नाम के 2 सिक्के चलवाए थे जो पीतल में तांबा और चांदी मिश्रित थे। ठीक है, पीतल में ये मिला के बनाया जाता था। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर कौन सी थी? उसका नाम था उलुग खानी नहर। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, हौज खास परिसर में। अब इसके बाद हम सीधे आएंगे लोधी वंश पे, जो कि 1451 से 1526 के बीच था। देखते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इसमें, फैक्ट हैं। और इसके बाद से वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। देखिए, सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी, लोधी सल्तनत की। देखिए, इसके बाद से ना सैयद वंश आया था। तुगलक वंश के बाद में थोड़े समय के लिए सैयद वंश था, तो उसको ख़त्म करके ही आया। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अचानक से कहाँ से आ गया, तो मैंने बता दिया। यह वंश 1526 तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल से था। ठीक है, आगे लोधी वंश के शासक देख लीजिए। 3 प्रमुख शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इब्राहिम लोधी तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबर ने इसको हराया था और एक नए वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं। बहलोल लोधी की बात करें तो 1451 में लोधी राजवंश की स्थापना इसने की। 1489 में 89 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से मतलब अपना पद त्याग दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल का था। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था, जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और इसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। बस छोटी सी कहानी थी। मृत्यु के बारे में क्या लिखा है जी? बहलोल लोधी 1489 में इसकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी ये शासन में आया। बस वो फालतू की बातें थी, वैसे लिख दिया गया है। 1 मिनट, ये क्या हो गया? अब मेन है सिकंदर लोधी। चलिए सिकंदर लोधी की बात करते हैं। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, भले वो नोट किया गया, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिकंदर लोधी में भी कहानी है छोटी सी, लेकिन इसमें फैक्ट्स भी हैं, ध्यान दीजिए। तो 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बना और लोधी राजवंश का दूसरा शासक बना। उसके बचपन का नाम निज़ाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने नाम अपना बदल के सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसने इस समय तक शासन किया। यह आपके सामने लिखा है 1489 से 1517 के बीच में। इसके जो काम है प्रमुख वो इम्पोर्टेंट है। उसने बंगाल, बिहार और चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। और यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा जाता है।
भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना बनाया जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा पता नहीं कहीं इसमें लिखा कि नहीं, कहीं भूल जाएगा तो मैं एक बार याद आ रहा है बता दूं। इसने उलुग खां की उपाधि शायद नहीं, पता नहीं किस नाम से, उलुग खां तो कोई और था। इसने ना एक उपाधि धारण की थी, उपाधि नहीं कह सकते हैं कि उपनाम लिया था, उसके नाम से ये कविताएं लिखता था। ज़रा इसको देखिएगा अपनी किताब में, अगर इधर कहीं लिखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको देखना चाहिए कि अपने एक दूसरे नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने 1503 में आगरा शहर बसाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों में मांस तोलने के लिए दे दिया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इस सेंटेंस को लेकर भी प्रश्न बनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों की ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों पर पीरों और संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। और इसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया। ठीक है जी। मृत्यु कैसे हो गई इसकी? सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी की वजह से हुई थी। इसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना था। ठीक है, हाँ जी। तो अभी मैंने वीडियो को पॉज करके और देखा है किताब में, जो मेरे पास एक किताब है, गुलरुखी के नाम से ये फ़ारसी में कविताएं लिखता था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अब इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में सिर्फ एक ही दो बातें ध्यान रखने वाली बातें। देखिए पहले तो छोटी सी बात, सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी इतने सन में राजगद्दी पर बैठा। 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह लोदी राजवंश का अंतिम राजा था। बस मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इसको पराजित कर दिया, इसे मार डाला और आगरा तथा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। इसमें बस इतनी ही बातें रहने देते हैं। मध्यकाल में अभी कई सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य है, अब नया साम्राज्य बनाना, फिर ये मुग़ल काल आएगा फिर उसके बाद से, तो मुग़ल काल के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। तो इसमें बस इतना ही है। अब देख लूँ ज़रा कहीं नीचे कोई फैक्ट तो नहीं लिखा। अरे हाँ जी, ओहो धन्यवाद। ये एक चीज़ लिखी है, लेकिन बात तो वही है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 साल तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो ये लाइन लिखने के लिए ये यहाँ पे था। खैर, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।